हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे समकालीन हिंदी कहानी की, उसकी प्रवृत्तियाँ, समाज और प्रतिक्रियाएं, है ना, प्रक्रियाएं। तो उसको हम पॉइंट्स टू पॉइंट्स में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी और मध्य वर्ग जो है। समकालीन कहानी की बात करें तो मुख्यतः वो मध्यम वर्ग की ही बात करता है, तो मध्यम वर्ग की बात करेंगे। वहीं पे ऐसे अप्रवासी समाज, जो है स्त्री समाज, दलित, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे और कैसे बाजारवाद, भूमंडलीकरण का उस पर असर पड़ा, टाइम उस समय के काल पर उस पर कैसे कहानियाँ लिखी गई, कैसे उसने आम जन के जीवन पर प्रभाव डाला। यही सब चीज़ें हम समकालीन हिंदी कहानी में पढ़ते हैं। लोकतंत्रीय व्यवस्था में आम आदमी और मध्यम वर्ग, तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि जो ये समकालीन कहानी है, समकालीन कहानी की खास विशेषता यही है कि उसमें समकालीन समय के इतिहास और विचारों का दस्तावेजीकरण दिखलाई पड़ता है। कहानीकार और उसके जो हैं पात्र निसहाय नहीं दिखाई पड़ते हैं, स्थितियों से भागकर कोई रोमांटिक यथार्थ नहीं करते हैं, बल्कि मौजूदा विसंगतियां एवं असामान्यताओं से सीधा टकराते हैं, ठीक है, और मुक्ति के रास्ते बनाते हैं। कहानीकार या उनके पात्र निसहाय नहीं दिखाई पड़ते हैं, स्थितियों से भागकर कोई रोमांटिक यथार्थ नहीं करते हैं, बल्कि मौजूदा विसंगतियों से सीधा टकराते हैं। ये चीज़ ना, यही लाइन बुक में सेम रिपीट हो गई है, इसीलिए हमने भी सेम रिपीट कर दिया है। मुक्ति के रास्ते बनाते हैं, ठीक है। वस्तुतः समकालीन कहानी नई कहानी से इसलिए अलग है, ये इम्पॉर्टेंट है ना, कि समकालीन कहानियों में कौन कौन सी कहानियाँ आती हैं। सचेतन कहानी, समानांतर कहानी, जनवादी कहानी, ठीक है। एक ही साथ एक ही टाइम पीरियड पे चलने वाले जो कहानी के आंदोलन थे ना, उन सबको ले लिया जाए तो उसे समकालीन कहानी कहा जाता है। नई कहानी के दौर के बाद और आ कहानी, जैसे जो ये आंदोलन चले थे, आ कहानी, ये सारे समकालीन कहानी में ही आते हैं। तो समकालीन कहानी नई कहानी से इसलिए अलग है कि जहाँ नई कहानी में अकेलापन, प्रेम, मोह, संबंध के टूटने आदि की पहचान की चिंता है, वहाँ समकालीन कहानी में सामाजिक समुदायों और समूहों द्वारा अपने वजूद के लिए किए जा रहे संघर्ष को देखने, उसे ऐतिहासिक दृष्टि से व्याख्यायित करने की चेतना दिखाई पड़ती है। इसलिए समकालीन कहानी में व्यक्ति और समाज के साथ उसके संबंधों के बजाय सामाजिक जीवन की मुख्य धारा के अंदर और बाहर अस्तित्व रक्षा के लिए किए जा रहे संघर्ष की चेतना अधिक दिखाई पड़ती है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जहाँ समकालीन कहानी में क्या है कि सामाजिक समूहों और जो समुदायों द्वारा क्या है, बेसिकली अपने वजूद के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए क्या कर रहे हैं, कि संघर्ष कर रहे हैं, उसे ऐतिहासिक दृष्टि से व्याख्यायित करने की चेतना दिखाई गई है। उस पर सवाल खड़े किए गए हैं जो इतिहास में उनके साथ गलत हुआ। समकालीन काल में व्यक्ति और समाज के साथ उसके संबंध के बजाय पता है क्या दिखाया गया है कि अंदर बाहर का अस्तित्व रक्षा, ठीक है, उस अस्तित्व रक्षा के लिए जो उसके संघर्ष की चेतना है, जो जागृत होती है, वो अधिक दिखाई पड़ती है। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो समकालीन कहानी में यथार्थ में निर्मित में जितना बड़े पैमाने पर हास्य के समाज की भूमिका दिखाई पड़ती है, उतना अन्य दौर की कहानियों में नहीं दिखाई पड़ती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, यहाँ परिवर्तन विकास की प्रक्रिया से गुजरते हुए शेष समाज के साथ ही मुख्य धारा के अंदर बाहर हास्य की जिंदगी व्यतीत कर रहे सामाजिक समूह की चेतना को साफ साफ देखा जा सकता है। खास बात यह है कि इन परिवर्तन और विकास की ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के तहत समकालीन हिंदी कहानी में निर्मित उन समाजों जैसे स्त्री, दलित, आदिवासी और उनकी चिंताओं को, जो इन चिंताओं की अनुगूंज को इतिहास से संवाद करते हुए साफ साफ देखा जा सकता है, जो इस दौर की कहानियों में है, तथा जिसमें कहानीकारों ने कथा वस्तु उसमें चित्रित समाज को पारंपरिक विचारों के बजाय आधुनिक विचारों से जोड़ने पर अधिक बल दिया है, ठीक है। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब हम स्त्री और दलित, आदिवासियों पर कैसे इसका प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है।
कारण इससे उसकी मुक्ति का रास्ता आसान होता है और समाज में उसकी भी एक लोकतांत्रिक हैसियत बनती है। ठीक है। और उसके बाद वस्तुतः समकालीन कहानी में आम आदमी, सामाजिक समुदायों, समूहों की उत्पत्ति की जो अवस्थाएं हैं वे इस दौर की कहानियों की प्रवृत्ति पर कुछ अलग ढंग से विचार करने के लिए दबाव डालती है, चाहे वह स्त्री समाज हो या दलित, आदिवासी हो, हास्य के अन्य समाज। समकालीन कहानीकारों ने इन समाजों पर कहानियां लिखने के बहाने समकालीन समय और इतिहास के अनगिनत सवालों से टकराने का साहस किया है और पूंजीवादी सभ्यता में वस्तु बनते जा रहे मनुष्य की विडंबनापूर्ण जिंदगी के यथार्थ को रचते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी मुक्ति के रास्ते तलाशे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है समकालीन कहानीकार जो हैं उनकी बात हम करें तो समाज में कहानियां लिखने के जो बहाने है समकालीन समय और इतिहास के अनगिनत सवाल, वो मेन इनकी विशेषता ये है कि वो अनगिनत सवाल पूछते हैं, उनसे टकराते हैं। और जो पूंजीवादी सभ्यता उसमें वस्तु, इंसान जो है उसको किस तरह वस्तु समझा जा रहा है, उससे टकराते हैं। लोकतंत्रीय व्यवस्था है उससे मुक्ति की तलाश खोजते नजर आते हैं, लोकतंत्रीय व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं उसमें जो गलत होता है। ठीक है। दरअसल भारतीय समाज की जो संरचना और विकास की प्रक्रिया है उसमें इतनी तरह की असमानता, विसंगतियां हैं कि लोग, समूह और समुदाय उनसे टकराने और संघर्ष करने के लिए विवश हैं, चाहे वे समाज का कोई तबका हो। सिर्फ दलित और स्त्री नहीं अपितु अन्य सामाजिक समूह भी सांप्रदायिक वैमनस्य और आर्थिक उदारीकरण, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में हाशिए पर जाने को बद्ध हैं। कई बार यह विवशता सार्वजनिक चित्रों के अंदर निर्मित हो रहे भय में तब्दील हो जाती है, परंतु कई बार जब वही चरित्र आंदोलन और सामाजिक दायित्वों से जुड़ता है तब उसके अंदर एक विचित्र प्रकार के साहस, उत्साह का संचार होता है। यह साहस और उत्साह एक भिन्न प्रकार की चेतना का विकास करती है, उसके जीवन को एक ऐसी स्थिति में लाकर पटक देती है कि वह दुनिया के किसी भी प्रकार के शोषण, दमन और भय के खिलाफ संघर्ष के लिए अपने को तैयार कर लेता है। ठीक है। इसी प्रकार ये जो कहानी है इसमें अरुण प्रकाश जी की जो भैया एक्सप्रेस हो गई, संजीव की पांव तले की दूब, ये सब जो है ये समकालीन कहानियों के उदाहरण हमें देख सकते हैं। तो आप ना एक काम और करेंगे, इसको पढ़ने के बाद कुछ राइटर्स की जो कहानियाँ उनकी समरी या फिर वैसे भी उनकी ऑडियो अवेलेबल होती है वो पढ़ लेंगे तो आपको ना वो कहानियाँ और अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है 25 चौका 150, तो 25 चौका 100 होते हैं लेकिन 25 चौका 150 उस कहानी का मुख्य केंद्र है, उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है। तो ये कहानी आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे उस समय के वातावरण को, उस काल के, और जो एक्चुअल में उस तरह का लेखक है वो क्या विचारधारा रखते हुए कहानी लिख रहा है वो समझ में आएगा। अभी अगर इस कहानी का आएगा तो मैं थोड़ा बहुत इस कहानी के बारे में और जिक्र करूंगी आपसे। ठीक है। दृष्टिकोण संघर्षरत लोगों को समाज की वास्तविकता, सच्चाई से परिचित कराकर उन्हें गतिशील बनाता है। समकालीन कहानी के अंदर निर्मित इन विशेषताओं को उसकी प्रवृत्ति पर विचार करते हुए पहचाना जा सकता है। इसी प्रकार इस धारा के दूसरे जो कहानीकार है जिसका उदय 70 के बाद कहानी में हुआ, जिन्होंने कहानी के केंद्र में मध्यम वर्ग के समानांतर आम आदमी की जिंदगी और उसके सवाल को रचना का विषय बनाया है। यह आम आदमी एक तरफ जहां व्यवस्था की असमानता का शिकार है, वहीं दूसरी ओर उन जन समूहों के संघर्ष से जुड़ते हुए जीवन के छोटे छोटे सवालों से टकरा रहा है। उसके सामने एक विराट संसार भी कोने में असमर्थ महसूस कर रहा है, पर उसे समकालीन आंदोलन विचारों से ताकत मिली। इस धारा के कहानीकारों में जो है हमें कुछ राइटर्स के नाम देखने को मिलते हैं, जैसे स्वयं प्रकाश हो गए, पंकज विष्ट हो गए, मृणाल पांडे हो गए, चित्र मुदगल हो गए, नासिर शर्मा हो गए। ठीक है। ये इसी दौर के कहानीकार हम देखते हैं जिन्होंने मध्य वर्ग की जिंदगी, उसके समानांतर जीवन की समस्याओं से जूझ रहे आम आदमी
को मजबूत इरादे के साथ कहानियों में चित्रित किया है। उदाहरण के लिए भीष्म साहनी ने झूमर जो कहानी लिखी है, स्वयं प्रकाश ने बलि और ममता कालिया बोलने वाली औरत, ठीक है, आदि आदि। इस प्रकार कहानियों में समकालीन समाज में मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाओं, असहाय स्थितियों, असंतोष एवं भय के साथ ही असहाय वातावरण में जी रहे आम आदमी की मुश्किल भरे जीवन संघर्ष को देखा जा सकता है। खास बात है कि इस दौर के नायक में निर्णय लेने की क्षमता जो है, पुरानी व्यवस्था से मुक्ति की बेचैनी, और जब झूमर भीष्म साहनी का अर्जुन देव यह कहता है कि मैं क्या समझाऊंगा, कभी अपनी अभावों से जूझते हुए पात्रों की स्थिति दायित्व से निरपेक्ष हो जाने की विडंबना को इस धारा की कहानीकारों ने मार्मिकता के साथ चित्रित किया है। मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मैं तुम्हारी स्थितियों को नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो लगता है कि भीष्म साहनी की इस कहानी में जीवन की टकराहट का कोरा आदर्शवादी रूप निर्मित हो रहा है, परंतु अंतिम अंश मैं तुम्हारी परिस्थितियों को नहीं जानता हूँ साफ कर देता है कि जीवन में जो कुछ करना है उसके बारे में निर्णय खुद लेना जरूरी है। इसी कारण उदय प्रकाश ने पाल गोमरा का स्कूटर कहानी का नाम है, अखिलेश ने बायोडेटा कहानी में छोटे छोटे जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्षरत और स्थितियों के साथ धीरे धीरे परिवार और समाज की निगाह में अप्रासंगिक होते जा रहे मनुष्य की विडंबनापूर्ण यथार्थ का मर्मिक चित्रण किया है। यद्यपि कहानी में कई बार ऐसी निर्मितियां इस बात की तरफ भी संकेत करती हैं कि क्या लेखक और उसके पात्र आदमी के अभावों के संदर्भ में इस हद तक अमानवीय हो सकता है जो जैसा कि पाल गोमरा का स्कूटर जो कहानी में कथाकार कवि राम गोपाल सक्सेना के प्रति दिखलाता है। बायोडेटा में कहानी का नायक राजदेव अपनी पत्नी के प्रति, ये दोनों पात्र अभावों में जी रहे और अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों पात्र अभावों में जी रहे अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं कि एक तो उसकी दशा ठीक हो जाए, पर सच तो ये है कि उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और कुछ ना कर पाने की स्थिति में बायोडाटा के राजदेव जैसे पात्र और अधिक अमानवीय होने को मजबूर हैं। क्या यह समकालीन समय का दबाव है और उत्तर आधुनिक समाज का यथार्थ, जहां अमानवीय होना मनुष्य की नियति बनता जा रहा है? पर क्या हर जगह ऐसी ही स्थिति है? क्या स्थितियां इतनी भयावह हैं कि समकालीन समय में मनुष्य अमानवीय होने को विवश है? तो इस प्रकार हमने इस कहानी का एक पक्ष पढ़ा कि लोकतंत्र होते हुए भी कैसे हमें लोकतंत्र देखने को नहीं मिलता है, किस प्रकार जो इंसान है विभिन्न प्रकार की हमें कहानियों के माध्यम से वो सवाल यहाँ पे समकालीन लेखकों ने उठाने के प्रयास किए हैं कि क्या मनुष्य अमानवीय होता जा रहा है, मतलब इंसान को इंसान ना मानकर एक वस्तु मात्र माना जा रहा है, ठीक है, और किस प्रकार लोगों पर दबाव डाला जा रहा है और उनकी हालत किस प्रकार दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। ये सारी चीज़ें समकालीन कहानी में हमें देखने को मिलती है। इसी तरह अगर हम उस समकालीन कहानी जो लिखी गई उस टाइम पीरियड 1970 के आसपास का टाइम पीरियड था, तो उसके बाद उसमें कहा देखो कि जैसे कृषक और मजदूर समाज पर क्या असर पड़ा। समकालीन कहानी की एक बड़ी विशेषता उस आधुनिक समाज में गांव और शहरों की में मुख्य धारा के अंदर और बाहर भीतर जो जीवन के लिए संघर्षरत किसान मजदूरों की जिंदगी को यथार्थ चित्रित किया गया, उसके यथार्थ का चित्रण किया गया है, ठीक है। खासकर 1967 के नक्सलवाड़ी में हुए संघर्ष और 1990 के बाद भारत में शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण, भूमंडलीकरण के कारण किसानों मजदूरों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा। और हिंदी में विजेंद्र अनिल ने विस्फोट, विजयकांत ने बीच का समर, मरीधार जैसे आदि जो कहानीकार हैं उन्होंने किस प्रकार अपनी कहानियों के माध्यम से ये चीज़ें हमारे सामने उभार कर लाई है। इन कहानीकारों में विजेंद्र जो हैं, अनिल हो गए, संजीव, विजयकांत आदि जो हैं,
ने जहां वामपंथी आंदोलन से प्रभावित मजदूर किसान मजदूरों के कृषि संबंधी संघर्ष, उन पर नक्सलवाद जैसे आंदोलन के बड़े प्रभाव को लेकर वैचारिक कहानियां लिखी, वहीं अन्य जो कहानीकार ने मजदूर की जिंदगी के कुछ छोटे छोटे सुख और बड़े बड़े दुखों की रचना को अपना विषय बनाया है। कहानी में किसान और मजदूर की भूख जो है, ऋणग्रस्तता, सामंती समाज द्वारा शोषण, दमन जैसी समस्याओं को केंद्र में रखकर कहानीकारों ने कृषक मजदूर समाज द्वारा किए जा रहे प्रतिरोध और संघर्ष को उसकी जिंदगी के यथार्थ के रूप में चित्रित किया है। कहानी अपराध में नक्सली होने के आरोप में जेल में बंद जब सचिन है संघमित्रा की पुलिस द्वारा की गई अमानुषिक जो हत्या के बारे में बताता है, तब पता चलता है कि क्यों यह विचारधारा शोषित कृषि मजदूर समाज के लिए प्रतिरोध का एक सबसे बड़ा हथियार है, और इसी हथियार के सहारे मर्द समाज शोषण और दमन के खिलाफ मोर्चाबंदी करना चाहते हैं, है ना। हम लोग अभी कमजोर हैं इसलिए कि अलग अलग खड़े हैं, ऐसा जो है उपदेहता ताकत वाला आदमी है, उसके इशारे पर कोर्ट कचहरी जज बैरिस्टर कोतवाल सब नाचते हैं, फिर भी हमें उससे लड़ना है, उसकी कमर तोड़नी है। किसान मजदूर का यह संघर्ष इसलिए भी जरूरी है कि पुरानी सामंती व्यवस्था में मुक्त हो सके और नई व्यवस्था में अपने लिए जगह बना सके, परंतु क्या यह संभव है? शायद नहीं, इसलिए क्योंकि नई आर्थिक व्यवस्था के कारण ग्रामीण जीवन पर भी बाजारवाद का इतना गहरा असर होता जा रहा है कि किसान और मजदूर उससे त्रस्त हैं, परंतु स्थिति ऐसी कि कुछ भी करने की हालत में वे नहीं है। फिर क्या करें? प्रतिरोध का तरीका क्या हो? इन स्थितियों की तरफ कैलाश बनवासी की कहानी बाजार में रामधन संकेत करती है कि जब रामधन नामक जो किसान अपने बैलों को बेचने से इनकार कर देता है, इसलिए नहीं कि कम दाम मिल रहे हैं, बल्कि इसलिए वह मन से अपने बैलों को बेचना ही नहीं चाह रहा। उसे खेती और किसानी से प्यार है, बैलों में उसका मन रमता है। देखें, उसके बैल पूछ रहे हैं, मान लो अगर दाऊ या महाराज तुम्हें 4000 दे देते तो तुम क्या हमें बेच दिया होता? तो वो कहता है कि रामधन ने जवाब दिया, शायद नहीं, फिर भी नहीं बेचता उनके हाथ तुमको, है ना। दरअसल समकालीन हिंदी कहानी में किसान मजदूरों की जिंदगी के यथार्थ को कहानीकार ने गहरा इतिहास बोध के साथ प्रस्तुत किया है, जहां वे सामंती और पूंजीवादी व्यवस्था में शोषित होने के लिए बाध्य हैं। कहानीकारों ने दिखलाया है कि किसी जीवन पर आधारित कहानियों में खेतीहर मजदूर की हालत सर्वाधिक दयनीय है, और इसलिए जब उन्हें कभी मौका मिलता है तब किसी आंदोलन का हिस्सा बनकर, यद्यपि प्रगतिशील राजनीतिक संगठन ने किसानों मजदूरों के शोषण दमन को समकालीन राजनीति में महत्वपूर्ण सवाल के रूप में प्रस्तुत किया है, उससे उनकी दशा में बदलाव भी आया, परंतु आज भी किसान देश के अनेक हिस्सों में भूमि सुधार कानून लागू नहीं होने के कारण मुख्य धारा के अंदर हाशिए की जिंदगी व्यतीत करने के लिए विवश हैं। ठीक है। इसी तरह स्त्री समाज की हम बात करें तो स्त्री समाज पे जो क्या है, मृदुला गर्ग की कोबरा जैसी कहानियां हो गई। महादेवी वर्मा ने तो श्रृंखला की कड़ियां में स्त्री की सामाजिक अस्मिता को महत्व देते हुए उस स्त्री शक्ति को गतिशील करने की बात की है, जिसके आधार पर स्त्रियां अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें। इसलिए हिंदी के स्त्री लेखन में दो धारा दिखाई पड़ती हैं, एक जो भारतीय समाज में नव जागरण की परंपरा से प्रभावित हुए, दूसरा जो पश्चिम से प्रभावित होते हुए पितृसत्ता को सीधे चुनौती देती हैं और स्त्री मुक्ति को देह, अर्थ, प्राचीनता आदि से जोड़ती हैं। जहां पहली धारा की कहानीकारों में मनु भंडारी, मंजुल भगत, चित्रा मृदुगल, कृष्णा अग्निहोत्री आदि महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी धारा में कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, मैत्री पुष्पा आदि हैं। इन स्त्री कहानीकारों ने समकालीन कहानी में स्त्री की सामाजिक अस्मिता को स्थापित करते हुए स्त्री लेखन को नई दिशा दी है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार दो धाराओं से प्रभावित हुए थे और इस प्रकार हमें दो अलग अलग विचारधाराएं रखते हुए जो है वो स्त्री
पात्रों को प्रदर्शित करते हुए कहानीकार हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, यद्यपि पितृसत्ता का विरोध दुनिया के तमाम स्त्रीवादी विचारकों ने किया, क्योंकि यह पितृसत्ता परिवार की आर्थिक स्थिति, यौन संबंध, सांस्कृतिक मामलों में पुरुष के वर्चस्व की बात करते हैं, स्त्री के विचारों को महत्व नहीं देते हैं, है ना। कृष्णा सोबती, मनु भंडारी के अलावा ममता कालिया ने बोलने वाली औरत, सुधा अरोड़ा ने काली लड़की का कर्तव्य, अर्चना वर्मा ने जोकर आदि ऐसी कहानियां लिखी हैं। जैसी कहानियों में पितृसत्ता को चुनौती देते हुए समाज में मौजूद इस धारणा को तोड़ने की स्त्री जीवन की सबसे बड़ी विडंबना और त्रासदी स्त्री होना है। इन लेखिकाओं ने बताया है कि स्त्री समाज का हिस्सा है, उसकी पहचान एक अलग इकाई के रूप में होनी चाहिए। यह स्त्री जीवन का और समाज का भी सच है, जहाँ यह जरूरी है कि हिंदी में लिखने वाली स्त्री कहानीकारों ने जो कहानियां लिखी हैं उनमें एक तरफ जहां भारतीय समाज की व्यवस्था के अंदर हाशिए पर पड़ी स्त्री के लिए बेहतर जगह की मांग की है, वहीं दूसरी तरफ पितृसत्तात्मक व्यवस्था की जगह स्त्री प्रधान सत्ता का शास्त्र रचने की वकालत की है। कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, मैत्री पुष्पा जिसे कहानीकार पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था के समानांतर एक नई व्यवस्था की मांग करती हैं, है ना। जैसे एक कहानी के माध्यम से देखिए, हम देखते हैं वहाँ देखिए पितृसत्ता का जो है उसके खिलाफ उठ खड़ी होती है। वहाँ सिलिया कहानी में जो है सुशीला टागभोरे की स्त्री नायिका स्त्री पुरुष संबंध की सबसे मजबूत पारंपरिक कड़ी विवाह को मानने से इनकार कर देती है। उसी प्रकार अर्चना वर्मा की कहानी जोकर में जो है बच्ची यह कहकर पाठकों को स्तब्ध कर देती है कि स्त्री समाज में पुरुष की क्या जरूरत है, कितना अच्छा हुआ ना मम्मी की पापा पहले ही मर गए और हमारे घर में दूसरा भी कोई मर्द है कि नहीं। आई थिंक आई एम लकी, रियली लकी। तो जैसे देखिए कि इस प्रकार की जो है पितृसत्तात्मक समाज से इतनी उस विचारधारा से इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि इस प्रकार की रचनाएं की कि उसमें अपने पात्रों द्वारा ऐसे शब्द बुलवाए गए, है ना। स्त्री कहानीकारों ने सामाजिक पारिवारिक जिंदगी में पुरुष के महत्व को अस्वीकार नहीं किया, पर सवाल वही है कि वर्चस्व किसका हो, स्त्री के जीवन पर खुद स्त्री का अथवा किसी और मर्द का, ठीक है, या किसी और का। समकालीन स्त्री कथाकारों ने अपने जीवन पर पुरुष के अधिकार मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार अब हम दलित समाज की बात करें तो 19 सदी में ज्योतिबा फुले और 20वीं सदी में बाबा साहेब अम्बेडकर ने आंदोलनों और विचारों के कारण सामाजिक जीवन की मुख्य धारा में हास्य की जिंदगी बिता रहे दलित समाज के अधिकारों को लेकर भी बहसें शुरू हुई थी, ठीक है। तो जब 1956 में अंबेडकर ने यह कहते हुए अपने समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा की कि गले सड़े धर्म को त्याग कर जो असमानता उत्पीड़न को मान्यता देता है, मैं आज एक नया जन्म ले रहा हूँ, नरक से मुक्ति प्राप्त कर रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म को त्यागता हूँ, तो इसका गहरा असर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन की मुख्य धारा पर पड़ा, है ना। हिंदी के दलित साहित्य पर मराठी के दलित संदर्भों का गहरा प्रभाव है, लेकिन 1912 एवं उसके बाद स्वामी अच्युतानंद के प्रयासों से हिंदी क्षेत्र में दलित चेतना का उदय हुआ। दलित रचनाओं में भारतीय समाज की सबसे मजबूत व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का विरोध और वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने वाले दो कारक ज्ञान और सत्ता के केंद्र में खड़े ब्राह्मणवाद और सामंतवाद के दमन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई गई है ना। और ज्ञान के संदर्भ में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी 25 चौका 150 और सत्ता और कहानी के संदर्भ देखो ज्ञान जो है ज्ञान के संदर्भ में इसलिए कहा है क्योंकि 25 चौका 150 जो है उसमें क्या होता है कि जो ये बालक होता है जब वो स्कूल में पाठ पढ़ता है टेबल याद करता है उसका टीचर उसको 25 का टेबल याद करने के लिए देता है और जब वो पढ़ता है 25 से कम 25 दूनी 50 25 तियां 75 25 चौका 100 तो उसका पिता उसको टोकता है। वो कहता है कि 25 चौका 150 होता है और उसके क्योंकि
क्या बोलते हैं, उसके साथ चौधरी ने गलत किया था, उसने मतलब उसको 25 चौका 150 सिखाया था, बल्कि उसको उस जो है बेमूर्ख बनाया था, क्योंकि उसके पिता को 20 से ज़्यादा गिनती नहीं आती थी। तो वहीं पे क्या बोलते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है और अपनी पहली तनख्वाह लाता है, तो वो चीज़ ना उसको अंदर तक कचोट देती है। वो अपने पिता को बार बार समझाता है कि 25 चौका जो होता है वो 100 होता है, 150 नहीं होता है, क्योंकि उसके पिता पूरी लाइफ जो है सिर्फ 25 का 150 जो होता है, इस तरह ये वाली जो कहानी है उसको सुना सुना के चौधरी के गुणगान करते थे। बट असल में चौधरी ने उसको बेवकूफ़ बनाया था। बस उसने उसके बुरे वक्त में उसकी माँ की दवा करवाने के लिए पैसे दे दिए थे और बहुत ज़्यादा ब्याज वगैरह लिया था। तो चौधरी उसके पिता को लगा कि वो ना बहुत अच्छा आदमी है, बट एक्चुअल में ना बच्चा उसकी एट द एंड ऑफ द मूवी और एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो उसकी ना आँख खोल देता है। तो यही जो है वो इस कहानी में दिखाया गया है। और ये तो ज्ञान के संदर्भ में होगा। सत्ता के केंद्र में सांस्कृतिक संदर्भ में जो सलाम कहानी है, कहानियों का आना दलित कहानी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सलाम में यही होता है कि पढ़ा लिखा युवक जो होता है गाँव की शादी करता है, तो वहाँ पे दलितों के उसमें एक वो रस्म होती है कि वो चौधरियों के घर जाके सलामी ठोकेंगे शादी के बाद दूल्हा दुल्हन, लेकिन लड़का ऐसा करने से मना कर देता है ना। तो वो चीज़ है इसमें। इन कहानियों में हिंदी के दलित कहानी की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए 25 का 150 में कहानी में जो मास्टर का यह कथन कि दिमाग में कूड़ा करकट जो भरा है, पढ़ाई लिखाई के संस्कार तो तुम लोगों में आ ही नहीं सकते, जहां दलितों के बारे में मुख्य धारा की बनी धारणा मानसिकता को दर्शाता है, वहां सलाम के नायक का यह कथन उसके अंदर स्वर्ण समाज की निमित्तियों संकेतों के खिलाफ पनप रहे आक्रोश प्रतिरोध के भाव को प्रकट करता है। आप चाहे जो समझे, मैं यह रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूँ। यह सलाम की रस्म बंद होनी चाहिए। कहानी में यह एक पुरानी प्रथा है कि विवाह के बाद दलित युवकों को सलामी के लिए स्वर्ण समाज जो है के दरवाजे पर जाना पड़ता है। सलाम का नायक हरीश विवाह के बाद सलामी के लिए जाने से इनकार कर देता है। आलोचकों ने इसी प्रकार के प्रतिरोध भाव को दलित चेतना के रूप में स्थापित किया है। दलित कहानी में मौजूद दलित समाज के जीवंत अनुभव का ये वही यथार्थ है जिसे वर्ण और जाति केंद्रित सामाजिक व्यवस्था के शोषण दमन खिलाफ दलित कहानीकारों ने रचा है। बेसिकली एग्जाम में सिर्फ 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप और 5 नंबर का भी आ सकता है, तो बहुत कम ही लिखना है आपको। बस आपको ये मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे वहाँ आपने दलित पढ़ा, यहाँ पे आदिवासी और हास्य के अन्य समाज की बात करेंगे, है ना। तो बस पढ़ना बड़ा है एग्ज़ाम में, ताकि आपको अगर 80 वर्ड्स भी आप पढ़ रहे हो तो कम से कम एग्ज़ाम में 60 वर्ड्स आपको याद रहें, क्योंकि अगर आप 60 वर्ड याद रखोगे तो कम से कम 40 तो लिखोगे, है ना। समकालीन हिंदी कहानी की एक मुख्य प्रवृत्ति आदिवासी समाज सहित अन्य हाशिए के लोगों की कहानी में उपस्थिति है। ठीक है। 1947 में स्वाधीनता के बाद विकास की प्रक्रिया के केंद्र में यद्यपि आदिवासी समाज रहा, परंतु असमान विकास की प्रक्रिया और भ्रष्ट तंत्र ने हाशिए के समाज के लिए बेहतर वैकल्पिक स्थितियां नहीं बनाई। इसलिए एक तरफ यह समाज आदिवासी विकास के कारण विस्थापन का दंश यह समाज यानी आदिवासी समाज विकास के कारण जो विस्थापन का दंश झेलने के लिए जहां बाध्य रहा, वहां दूसरी तरफ मुख्य धारा के शोषण दमन का शिकार होकर हास्य की जिंदगी बिताने के लिए भी विवश रहा। प्रसिद्ध लेखक माँ श्वेता देवी का तो यहाँ तक कहना है कि गरीब आदिवासियों के साथ प्रशासन ने अच्छा व्यवहार नहीं किया है, मानो वह देश का नागरिक ही ना हो। कितनी विडंबना की बात है ना। आज हमारे देश में एक आदिवासी समाज से जो है वही हमारे देश का पहला नागरिक है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि हर राजनीति में हर समाज के लोगों को आना चाहिए, और ताकि वह उस समाज की जो समस्याएं हैं उसको आगे लेकर आए।
ठीक है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है। कई बार आदिवासी जनजातीय संस्कृति को बचाने के नाम पर प्रशासन व्यवस्था की तरफ से जो प्रयास हुए उसमें इसका शोषण अधिक व संरक्षण कम, है ना। तो इसी प्रकार कुछ कहानियां हैं, जैसे अरुण प्रकाश की है बेला इक्का लौट रही आदि कहानियां जो है वो कैसे बताती हैं अपनी कहानी के कुछ शब्दों के माध्यम से। देखिए, पहाड़ों पर रात जो है भालचंद जोशी की कहानी, उसमें क्या लिखा है कि कितना अजीब बात है, हर महीने हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते हैं, साल हो गए, शायद इसके पहले दूसरे भेजते होंगे, लेकिन प्रोग्रेस कहाँ हुई, इन आदिवासियों के टप्परों के रंग तक नहीं बदले, है ना। इसी प्रकार दूसरा, पांव तले की दूब में यहाँ तक कि सिंघा साहब जैसे मुख्य धारा के लोग जब यह कहने लगते हैं कि ना पढ़ाई लिखाई हुनर अनुभव से मतलब ना देश से, बस खुराफातें करते रहेंगे। कौन कहता है कि ये निरीह ही है, मुझे आदमी चाहिए काम का आदमी, मैं आदिवासियों का उद्धार करने नहीं आया, है ना। तो ये सब चीजें हम इस कहानी में देखने को मिलती हैं। आदिवासी समाज के विकास की प्रक्रिया को जहां मुख्य धारा की निगाह से देखने का प्रयास है, वहीं दूसरी अंश में मध्य प्रदेश के मुरिया जनजाति के एक युवक के जन्म स्थान से दूर होने की पीड़ा और विस्थापन के मनोभावों की एक आदिवासी के नजरिए से बयां करने की कोशिश की गई है। उपयुक्त अंशों से यह भी पता चलता है कि विकास के नाम पर आदिवासी समाज को कितना उत्पीड़ित किया गया, मुख्य धारा में लाने के नाम पर उसकी भावनाओं के साथ कितना खिलवाड़, है ना। इसी प्रकार हाशिए के अन्य समाज की बात करें तो समकालीन हिंदी कहानी में आम आदमी, सीमांत, कृषक, मजदूर समाज, स्त्री, दलित, आदिवासी समाज के अलावा जिन हाशिए के समाज की उपस्थिति दिखलाई पड़ती है उसमें घरेलू नौकर, स्वरोजगार में लगे लोग, बेसहारा लोग आदि हैं। हाशिए के ये सभी लोग भारतीय सामाजिक जिंदगी की मुख्य धारा के अंदर विकास की प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाने के कारण हाशिए की जिंदगी व्यतीत करने को विवश हैं। यद्यपि आर्थिक कारणों से ऐसा अधिक होता है तथा मानवीय विकास की प्रक्रिया में कभी कभी यह सामाजिक सांस्कृतिक भी होता है। आर्थिक विषमता के कारण ही व्यक्ति, समूह, समुदाय स्थान परिवर्तन करते हैं, अपनी संस्कृति छोड़ नई जगह और नए समाज की संस्कृति में रहने के लिए बातें होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम ये सब देखते हैं। उस आप्रवासी जो समाज है उसका, है ना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। समकालीन हिंदी कहानी में दो तरह के आप्रवासी समाज का उल्लेख दिखाई पड़ता है। एक वह आप्रवासी समाज जिसके पूर्वजों को मजदूर के रूप में कई शताब्दियों पूर्व उपनिवेशवादियों द्वारा खेतों में काम करने के लिए जबरन लालच देकर देश के बाहर मॉरिशस, सूरीनाम और त्रिनिडाद, गयाना आदि देशों में ले जाया गया, उससे दासों जैसे कार्य लिया गया। जब 1834 में दास प्रथा समाप्त हुई तब शर्तबंद प्रथा के तहत उन्हें अमानवीय स्तर पर काम करवाया गया। और दूसरा जो है वह प्रवासी समाज जो बेहतर जिंदगी की तलाश में आज़ादी के बाद देश से बाहर काम करने के लिए गए और वापस एक बेहतर जिंदगी की आशा में उन्हीं देशों में बस गए, वापस नहीं लौट पाए। उसमें दूसरी तरफ के लोगों ने भी प्रवास के दौरान अकेलापन, बाहरी होने की जो पीड़ा सही उसे लेखन के जरिए तरह तरह से व्यक्त किया। ऐसे कहानीकारों में प्रेमलता वर्मा, एक स्विस डॉक्टर की मौत, लक्ष्मीधर मालवीय जो हैं छुट्टी का दिन, विहारी जो है जड़ों से कटने पर, या उषा प्रियवंदा की जो है शून्य आदि कहानी हमें देखने को मिलती है। प्रवासी जीवन के अनुभव, विचार, अकेलेपन आदि की त्रासदी, भारतीय संस्कृति के समानांतर नई संस्कृति से अपने टकराव, नई पीढ़ी की चुनौतियां, बुढ़ापा, देश ना लौट पाने की पीड़ा आदि का मर्मिक चित्रण हमें इन कहानियों में देखने को मिलता है। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन होगा, इसलिए हम इतना ज़्यादा कवर नहीं करना, फिर भी हमने बहुत सारा कवर कर दिया। इसी तरह अल्पसंख्यक समाज की बात करते हैं। कई बार जब यह धर्म और सत्ता से जुड़ जाते हैं तब एक विभत्स रूप ले लेते हैं। कौन? संस्कृति की बात हो रही है।
वह उस देश के इतिहास का सबसे कठिन दौर होता है जब संस्कृति, अस्मिताएं धर्म सत्ता से जुड़कर सांप्रदायिक संघर्ष में तब्दील हो जाती है। संप्रदाय किसी भी समाज की संस्कृति, धर्म, दर्शन, विचारधारा आदि को समझने में मदद करता है, लेकिन जब हम सांप्रदायिकता कहते हैं तो उसका अर्थ है संप्रदायों में बटा समाज जिसके हित ना के सिर्फ अलग अलग होते हैं अपितु एक दूसरे से विरोधी भी। ठीक है। 1981 के बाद हुए सांप्रदायिक हिंसा, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या, 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस की घटना ने सांप्रदायिकता के स्वरूप विचार को बदलकर रख दिया तथा धीरे धीरे एक ऐसे समाज को निर्मित करना शुरू किया जहां मनुष्य ने सांप्रदायिक कारणों से एक अलग प्रकार की जिंदगी व्यतीत करना शुरू किया। समकालीन राजनीति ने सांप्रदायिकता के उभार को और अधिक राजनीतिक बनाया, जिसका असर आम लोगों पर भी पड़ा। यह असर इतना गहरा था कि आम आदमी जो कभी सांझ संस्कृति विरासत की हिमायती था, भयभीत होकर धीरे धीरे उस सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा बनता गया जिसमें सामाजिक संबंधों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। परिणामतः लोग एक दूसरे से दूर होते गए। ऐसा इसलिए भी हुआ कि सांप्रदायिकता के उभार की प्रक्रिया में धार्मिक अल्पसंख्यकों को भेदभाव के साथ ही कई तरह के भय चिंताओं ने परेशान करना शुरू कर दिया। परिणामतः अल्पसंख्यक समाज धीरे धीरे फिरकाप्रस्त नेताओं के हाथों में आता गया। इसे धार्मिक संकीर्णता, धर्मांधता, रूढ़िवादिता ने और प्रोत्साहित किया और 1992 तक आते आते यह और गहराता गया। इसका नतीजा बाबरी मस्जिद के ध्वंस के रूप में हम देख सकते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जो आप इसमें देख सकते हैं, बाकी इतना ज़्यादा है नहीं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कवर कर दिया। भूमंडलीकरण, बाजारवाद, नई सदी का भारतीय समाज, ये आखिरी पॉइंट है, ये आप पढ़ के देख सकते हैं। जैसे इसमें दिखाया कि बाजारवाद के बढ़ने से दूर तक देशों में एक सरीखे उपभोक्ता माल की भरमार हुई, विज्ञापन का बाजार बढ़ा, प्रत्येक वस्तु चाहे वह संस्कृति ही क्यों ना हो बाजार का हिस्सा होती गई। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं समकालीन कहानी को हमने कवर कर लिया है और आप सब भी मतलब अच्छे से इसको कवर कर लें। 10 नंबर का आएगा, ज़्यादा लिखना नहीं है, बहुत आसान भी है। तो इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छा एग्ज़ाम देना। लास्ट चैप्टर था ये MST 9 का।